साथियों नमस्कार, मैं हरीशचंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक सनसनीखेज जानकारी देना चाहता हूं। आपने कई लेख ऐसे पढ़े होंगे या वीडियो देखा होगा जिससे पता चलता है कि जिसने भी मोदी जी के विरोध में मर्यादा की सीमा लांघने की कोशिश की वो राजनीतिक रूप से खत्म हो गया। एक प्रकार से उसने पॉलिटिकली सुसाइड कर लिया। हाल ही में कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं जिसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान गया है और इसके केंद्र में कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके बारे में देखकर सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर कुछ क्लिपिंग्स देख लीजिए जिससे ये पता चलेगा कि जिसने भी देश के अंदर पीएम मोदी से पंगा लिया उसका क्या हश्र हुआ। ये सारे आर्टिकल और वीडियो आपको इसकी जानकारी देंगे, लेकिन आज हम उन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की कुंडली खंगालेंगे जिन्होंने पीएम मोदी के निर्णयों का विरोध किया और भारत के हितों को चुनौती दी। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने पीएम मोदी के रहते भारत के आंतरिक मुद्दों पर घुसपैठ करने की कोशिश की। आज मैं जिन देशों और उनके हेड ऑफ स्टेट की बात करने वाला हूं उसमें कनाडा, मलेशिया, तुर्की, चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान की कहानी दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के घर छोड़कर भागने के पीछे की जो कहानी बताई जा रही है वो दरअसल एक बहुत बड़े प्लॉट का छोटा सा हिस्सा है। जस्टिन ट्रूडो की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने भारत का मजाक उड़ाया है। और ये कैसे, इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ साल 2018 में, जब उन्होंने अपने परिवार के साथ भारत का दौरा किया था। तो सबसे पहले वो दिल्ली नहीं पहुँचे बल्कि भारत के अलग अलग शहरों में पहुँचे और वहाँ का दौरा किया और आखिर में दिल्ली पहुँचकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। जस्टिन ट्रूडो के दौरे से ये साफ हो गया कि वे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का खुले तौर पर विरोध करते हैं। यही नहीं, जब वे कनाडा लौटे तो वहाँ जाकर उन्होंने जो कुछ कहा वो मतलब एक प्रकार से उन्होंने मजाक उड़ाया यहाँ के दौरे का। और आप देखिए, ये उस समय की हेडलाइन निकाल के लाया हूँ। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो मॉक्स हिज इंडिया विजिट, सेज इट वॉज द ट्रिप टू एंड ऑल ट्रिप्स। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया बल्कि हर वक्त नैतिकता का पालन किया। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी मर्यादा और नैतिकता का किसान आंदोलन के दौरान पूरी तरह से उल्लंघन किया। अब समझिए, किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला था। भारत सरकार बार बार समझा रही थी, लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो कनाडा से ही किसान आंदोलन के जरिए भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करते रहे। आप ये हेडलाइन में देखिए, कई सारी स्टोरी मैंने निकाली हैं और ये रिसर्च से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कनाडा ने भारत के आंतरिक मामलों में घुसपैठ की। और इस काम की वजह से भारत ने कनाडा को, उसके प्रधानमंत्री को, वहाँ की सरकार को समझाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो तो मानो मोदी विरोध उन्होंने ठान रखा था और नैतिकता को ताक पर रख दिया और इसका खामियाजा उनको तब उसी की भाषा में उन्हें भुगतना पड़ा जब हजारों आंदोलनकारियों ने उनके घर को घेर लिया। ये अभी की घटना है। अब आप समझिए, जस्टिन ट्रूडो जो शुरू से मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे, भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की, किसान आंदोलन के दौरान यहाँ के अंदरूनी हालात पर ज़बरदस्ती घुस गए। उसके बाद आज ये स्थिति ये है कि कनाडा में प्रधानमंत्री आवास के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं और उनको अपने ही घर से अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ घर छोड़कर कहीं और जाकर छिपना पड़ा। अब ज़रा सोचिए कि इससे बड़ी बेइज्जती किसी भी हेड ऑफ स्टेट की नहीं हो सकती। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे
कि जस्टिन ट्रूडो पर इतना बड़ा संकट वैक्सीन जैसे एक मामूली मुद्दे को लेकर उठ खड़ा हुआ है। और आप ये रिपोर्ट देखिए, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने एक मत से ये कहा और उन्हें एक पुरानी बात याद दिलाई। क्या कहा ये देखिए, कर्मा स्ट्राइक्स, कनाडा ट्रकर्स प्रोटेस्ट कंटिन्यू, इंडियन ट्विटर मॉक्स ट्रूडो। कनाडा के बाद बात करते हैं अब मलेशिया की। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भी कुछ इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों का विरोध करना शुरू कर दिया था। जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया तो महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस मुद्दे को उठाया और इसका विरोध किया। और ये सब कुछ वो क्यों कर रहे थे? वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए कर रहे थे। क्या है ये हेडलाइन देखिए, इंडिया इन्वेडेड एंड ऑक्युपाइड कश्मीर सेज मलेशियन पीएम एट यूएन जनरल असेंबली। अब कश्मीर के अलावा महातिर मोहम्मद ने नागरिकता कानून का भी विरोध किया। बताइए, ये भारत का कानून है, भारत के लोगों के लिए है, और मलेशिया का प्रधानमंत्री इसे उठा रहा है। क्या हेडलाइन है ये भी देखिए, पीपल डाइंग, मलेशियाज महातिर स्लैम्स इंडियाज सिटीजनशिप लॉ। अब मोदी सरकार ने इसको लेकर के महातिर मोहम्मद को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। उसका परिणाम ये हुआ कि मलेशिया को तो इसका हर्जाना चुकाना ही पड़ा, बल्कि महातिर मोहम्मद को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उनका तो राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया उनके इस विवादित बयान के कारण। मलेशिया का जो पाम ऑयल सेक्टर है वो भी तबाही के कगार पर पहुंच गया। और ये क्यों, ये भी समझ लीजिए कि भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है। बाद में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो महातिर मोहम्मद को ये स्वीकार करना पड़ा कि मोदी के भारत को चुनौती देने की उनकी हैसियत नहीं है। उन्होंने क्या कहा ये भी देखिए, वी आर टू स्मॉल टू रिटेलिएट, मलेशिया पीएम ऑन इंडिया कर्ब्स ऑन पाम ऑयल। मोदी विरोध का खामियाजा उन्हें राजनीतिक रूप से भी भुगतना पड़ा। उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। और आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि उन्हीं की पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। क्या लिखा है, एक्स मलेशिया पीएम महाथिर मोहम्मद एक्सपेल्ड फ्रॉम ओन पॉलिटिकल पार्टी। और आज की स्थिति क्या है? आज मलेशिया का वो प्रधानमंत्री जो मोदी जी को चुनौती दे रहा था, आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब तुर्की का हाल देख लीजिए। पीएम मोदी से दुश्मनी पालने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोआन की कुंडली दिखा रहा हूं। एर्दोआन ने जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उन्होंने इसका विरोध किया। तुर्की के राष्ट्रपति की इस हरकत पर भारत ने करारा जवाब दिया। आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे कि भारत ने इस पर आपत्ति जाहिर की, कई सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन एर्दोआन इसके बावजूद नहीं माने। यहाँ तक कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर जब शिखर सम्मेलन चल रहा था तो उस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को विशेष महत्व दिए जाने का तुर्की ने विरोध किया। ये बैठक ग्लासगो में हुई थी। देखिए ये रिपोर्ट है, तुर्की प्रोटेस्ट्स COP26 स्पेशल ट्रीटमेंट टू इंडिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज थे और वे खुद को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत के विरोध, मोदी के विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया। वे ये समझ रहे थे कि ऐसा करके उनकी पूरे विश्व में एक अलग छवि बनेगी, लेकिन हुआ उल्टा। वे अपने ही घर में उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ गया। अब क्या हुआ उनके साथ, उनके देश में, ये भी आप देखिए। तुर्की में इन्फ्लेशन ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि उसकी करेंसी, तुर्की की करेंसी जो है लीरा, वो भी बुरी तरह से बर्बाद हो गई। यही नहीं, तुर्की को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा। अब जब आर्थिक मोर्चे पर
एर्दोआन की स्थिति बहुत खराब हो गई तो उन्होंने अनाप शनाप फैसले लेने शुरू कर दिए। आप देखिए, एक तरफ जहां वो अधिकारियों को बर्खास्त कर रहे हैं, ये कल परसों की खबर है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया को कुचलने की कोशिश में भी जुटे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब तुर्की से कुछ अनहोनी की खबरें हम सबको सुनने को मिले। अब चीन का भी हाल देख लीजिए। चीन तो खुद को एक बहुत बड़ी ताकत मानता है। वो तो अपनी जो टक्कर है वो सिर्फ अमेरिका से ही देखना चाहता है। लेकिन मोदी जी ने चीन को रणनीतिक रूप से ऐसी पटखनी दी है जो उसके लिए नासूर बन गई है। अब ये बात आपको समझाऊं उससे पहले आपको ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए। जब चीन ये झूला झूलने वाली तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी और मोदी जी ने कितना सम्मान दिया था शी जिनपिंग को, लेकिन शायद शी जिनपिंग ने इसे मोदी की कमज़ोरी समझने की भूल की। लेकिन नतीजा क्या रहा ये भी आप समझ लीजिए। पहली बार इतिहास में गलवान में 45 चीनी सैनिकों की हत्या हुई, 45 चीनी सैनिक मारे गए। ऐसा पिछले कई दशकों के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला। पहली बार डोकलाम जैसी जगह पर चीनी सेना को कदम पीछे खींचने पड़े और ये डोकलाम में भी जो घटना हुई उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत ने उसे चीन को करारा जवाब दिया। पहली बार चीन को भारत की इस प्रकार की पाबंदियों का सामना करना पड़ा। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से 250 से ज़्यादा चीनी ऐप बैन किए जा चुके हैं और ये मोदी सरकार ने किया है, जिसकी वजह से चीन को आर्थिक मोर्चे पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। मैंने जो रिपोर्ट देखी है उसके हिसाब से आप भी समझ पाएंगे कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि इस बैन से चीन को हर साल $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर देखें, बहुत सारी घटनाएं चीन को लेकर है जिस पर अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि एक तरफ चीन सागर से लेकर 5G के मोर्चे तक और वहीं पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चीन को पीएम मोदी ने जिस प्रकार रणनीतिक रूप से घेरा है उसमें चीन बुरी तरह से उलझ गया है। और ये शी जिनपिंग ने जो पीएम मोदी के सम्मान को जिस तरीके से कमजोरी समझ लिया, ये उसी का परिणाम है। अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की बात बताना चाहता हूँ। महिंदा राजपक्षे एक समय प्रधानमंत्री मोदी के धुर विरोधी थे। वो अनाप शनाप बयान देते थे, लेकिन बाद में उनकी स्थिति इतनी खराब हुई, वो चुनाव हार गए और आज श्रीलंका की स्थिति आर्थिक मोर्चे पर इतनी खराब हो गई कि पूरी दुनिया आज उसे देख रही है। और इस मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका को, महिंदा राजपक्षे को बचाने का काम किया। मैं ये एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें क्या लिखा है कि जनवरी 2015 में महिंदा श्रीलंका के राष्ट्रपति थे और जब वो उस समय चुनाव हारे तो उन्होंने एक चीनी अखबार को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को एक इंटरव्यू में क्या कहा था, मैं यह चुनाव हारा नहीं हूँ, मुझे ये चुनाव रॉ ने हराया है। मतलब सोचिए किस प्रकार से वो भारत को बदनाम कर रहे थे, मोदी जी को बदनाम कर रहे थे। आज वही राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। अब रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा है कि श्रीलंका की राजपक्षे सरकार जिस चीन की गोद में खेल रही थी, उस चीन ने ज़रूरत पड़ने पर श्रीलंका को दुत्कार दिया। मतलब राजपक्षे को दो बहुत बड़ी चोट पड़ी। एक तो वो चुनाव भी हारे, बाद में जब जीते तो श्रीलंका में ही बहुत बुरी स्थिति हो गई। ये भी आप को पढ़कर सुनाता हूँ। भारत विरोधी रथ पर सवार महिंदा राजपक्षे चीन के इतने करीब चले गए कि शायद अब श्रीलंका के पास अपना कुछ नहीं बचा है, ये स्थिति है। और अगर श्रीलंका ने चीन को कर्ज के पैसे नहीं लौटाए तो बाकी श्रीलंका का भी वही हाल हो सकता है जो हम्बनटोटा का हुआ है। हम्बनटोटा बंदरगाह 99 सालों के लिए श्रीलंका ने जो है चीन के पास श्रीलंका को गिरवी रखनी पड़ी है। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी फिर सामने आए और देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा है। मुश्किल में फंसे श्रीलंका की मदद के लिए एक बार फिर से भारत ही आगे आया है और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक
13 जनवरी को श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर देने की मदद की है, घोषणा की है। लेकिन श्रीलंका का काम इतने से नहीं चला, जिसके बाद भारत सरकार ने फिर से इसी हफ्ते 50 करोड़ डॉलर की और मदद श्रीलंका को दी है, ताकि श्रीलंका पेट्रोलियम पदार्थ खरीद सके। अब आप पाकिस्तान का भी हाल देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से एक दौरा किया था। आप सबको भी याद होगा, पूरी दुनिया की नज़रें गई थी। उन्होंने अचानक से एक सरप्राइज़ देते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। जब नवाज शरीफ की बेटी की शादी हो रही थी, वहां पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान को मोदी के अपनेपन की भाषा समझ में नहीं आई और नतीजा सबके सामने है। नवाज शरीफ राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान का दौर शुरू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस प्रकार से भारत पर हमले किए, चाहे वो पुलवामा हमला हो, उरी आतंकी हमला हो, और इसके बाद भारत ने जो जवाब दिया वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इससे पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो सही मायने में कहा जाए तो पाकिस्तान के इतिहास में एक बदनुमा दाग की तरह चस्पा हो गया है। और ये तो एक्शन की बात हो गई। अब आप आइए आर्थिक मोर्चे पर। पाकिस्तान जो भारत से हर वक्त लड़ने को आतुर रहता है, आज उसकी स्थिति ये है कि वो भारी आर्थिक दबाव में है। वो कर्ज लेने की स्थिति में भी नहीं है। वो दुनिया के किसी भी देश से आज कर्ज नहीं ले पा रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब से उसके संबंध बहुत ही खराब हो चुके हैं। और ये मोदी की कूटनीतिक रणनीति की सफलता है बहुत बड़ी। मतलब मैं कई सारी रिपोर्ट देख रहा था और जो मुझे दिख रहा है, मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट रख रहा हूँ। आज पाकिस्तान आर्थिक कंगाली की स्थिति में पहुँच चुका है। मैं कुछ हेडलाइन आपको कुछ बड़े मीडिया संस्थानों के आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पाकिस्तान इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस नीड्स $51.6 बिलियन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ओवर 2 ईयर पीरियड। दूसरी हेडलाइन देखिए, पाकिस्तान हिट विद $38 बिलियन लॉस ड्यू टू FATF ग्रे लिस्ट। अब वो FATF के ग्रे लिस्ट में भी कई वर्षों से शामिल है और ये मोदी की कूटनीतिक कोशिशों का परिणाम है। एक हेडलाइन है, कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान रिक्वेस्ट अनदर ईयर टू पे बैक चाइनीज लोन। अब चीन से जो भी लोन उसे मिल रहा है, उसे चुकाने के लिए भी उसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इमरान खान ट्रैवलिंग अराउंड वर्ल्ड विद बेगिंग बाउल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ रहा है। इस तरह की कई स्टोरी आप इस समय देख पा रहे हो। इमरान खान की स्थिति आज इतनी विकट हो चुकी है कि उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि वे खुद को संभालें या पाकिस्तान की सत्ता को संभालें। लेकिन उन्हें इतना समझ में जरूर आ गया है कि पाकिस्तान आज तक भारत के खिलाफ जो गलतियां करता आ रहा था, उसकी सजा अब मोदी के भारत ने देनी शुरू कर दी है, जिससे बच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और यही वो वजह है कि इमरान खान विरोध के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी और उनकी विचारधारा को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। चमत्कार से ही इतिहास बनते हैं और ये चमत्कार ही है कि भारत का प्रधानमंत्री वो व्यक्ति है जो कभी संन्यास लेने के लिए घर से बाहर निकला था और आज जब वो सत्ता में बैठा है तो भारत की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज पूरी दुनिया को हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। नमस्ते।